दोस्तों, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा शबाना आजमी की फिल्म नगरी में कामयाबियों की एक तवील दास्तान है। एक्टिंग की दुनिया में मुनफरिद पहचान रखने वाली शबाना आजमी एक नामवर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनकी समाजी खिदमात को देखते हुए उन्हें भारतीय हुकूमत ने राज्यसभा का मेंबर भी बनाया, जो एक बड़ा कौमी एजाज़ है। आज की यात्रा में हम आपको शबाना आजमी की ज़िंदगी के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो एक नायाब सच है, ऐसा सच जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस सच का ताल्लुक शबाना आजमी की ज़िंदगी से तो है ही, इससे भी ज़्यादा उनके नामवर वालिदैन कैफ़ी आज़मी और शौकत आज़मी से है। कैफ़ी आज़मी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुल वक्ती कारकुन थे, पार्टी के फैसलों के इस कदर पाबंद थे कि अपनी मर्जी से औलाद भी पैदा नहीं कर सकते थे। 1950 में जब शौकत आज़मी उम्मीद से थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक मीटिंग करके उन्हें औलाद पैदा करने से मना कर दिया था और दुनिया में आने से जिस औलाद को रोका जा रहा था वो शबाना आजमी थी। ये सच्चाई किसी और जरिए से नहीं बल्कि शबाना आजमी की वालदा शौकत आजमी की बायोग्राफी याद की रहगुजर से ही सामने आई है। आखिर उस वक्त ऐसा क्या था, कैफ़ी आजमी और शौकत आजमी की शादी किन हालात में हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किस अंदाज में काम करती थी और कामरेड किन हालात में पार्टी के साथ खड़े थे, ये सब जानने के लिए हमें उस दौर की तारीख में झांकना होगा। शबाना आजमी के वालिद मारूफ तरक्की पसंद शायर कैफ़ी आजमी, जिनका असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी है, यूपी के शहर आजमगढ़ के रहने वाले थे। तरक्की पसंद नज़रियात से मुतासिर कैफ़ी आज़मी अली सरदार जाफरी से दोस्ती के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुल वक्ती मेंबर बने। हैदराबाद दक्कन के एक मुशायरा में उनकी मुलाकात शौकत खानम से हुई और ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। शौकत खानम के वालिद याहिया खान, जो निज़ाम हैदराबाद की सरकार में तहसीलदार थे, अपनी बेगम की मुखालफत के बावजूद शौकत खानम की कैफ़ी आज़मी से शादी कराने के लिए उन्हें लेकर बम्बई आ गए थे, जहां ये सज्जाद ज़हीर के घर ठहरे। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के सभी मेंबर अंधेरी में वाक़े कम्यून में रहते थे। शौकत आज़मी अपनी बायोग्राफी याद की रहगुजर में लिखती हैं, कम्यून की दुनिया मेरे लिए एक नई दुनिया थी। पीपल के पेड़ों से घिरी हुई ये जगह बहुत खूबसूरत थी। इससे भी खूबसूरत थे इसके लोग, रोशन दिमाग, इंसान दोस्त, कुचले हुए परेशान हाल लोगों के लिए एक नई दुनिया बसाने की धुन में जिद्दोजहद करते। ये लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे एक ही खानदान के हों। हर सुबह कम्यून के किचन में चाय का एक बड़ा सा पतीला चढ़ा रहता। कामरेड जल्दी जल्दी अपने अपने तामचीनी के मग लेकर अखबार संभाल लेते। खाने के लिए कम्यून में अल्मुनियम की थाली, 2 कटोरियाँ और 2-2 लकड़ी की चौकियाँ, एक पर बैठकर दूसरी पर अपने खाने की थाली रखकर खाना खाया जाता था। परोसने वाला बावर्ची होता था। खाने में एक सब्जी, एक दाल, घी लगी 4 रोटियां, थोड़े से चावल, एक तरफ नमक, प्याज, नींबू का एक टुकड़ा और शायद अचार भी। खाने के बाद बर्तन खुद धोने होते थे। हैदराबाद के एक खुशहाल खानदान से आने वाले
یحییٰ خان نے یہ سب حالات دیکھ کر اپنی بیٹی سے کہا، کیفی ہول ٹائمر کل وقتی کارکن ہیں، کچھ کماتے نہیں ہیں، ابھی بھی سوچ لو۔ جس پر شوکت خانم نے کہا، کیفی تو ہول ٹائمر ہیں، اگر یہ ایک مزدور بھی ہوتے تب بھی میں ان سے ہی شادی کرتی اور ٹوکری سر پر اٹھا کر مٹی بھی دھوتی۔ آخر دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ کیفی اعظمی کی طرف سے سجاد ظہیر بزرگ بنے، انہی کے گھر میں شادی کی رسم ہوئی۔ رضیہ سجاد ظہیر دلہن کے لیے اپنی بری کے کپڑے نکال لائیں۔ شام کو سید محمد مہدی اور منیش بھنڈی بازار سے قاضی کو بلا لائے۔ کمیون کا بڑا کمرہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبھی ترقی پسند ادیب، شاعر جوش ملی آبادی، کرشن چندر، مجاز، میرا جی، مہندر ناتھ، عصمت چغتائی، پطرس بخاری، وشوا متر عادل، سکندر علی وجد، ساحر لدھیانوی، حمید اختر، ذوالفقار بخاری، علی سردار جعفری اور رفت سروش اس شادی میں شریک ہوئے۔ 3 مئی 1947 کو ہونے والی اس شادی پر کل 100 روپے خرچ ہوئے تھے، جس میں قاضی کی فیس بھی شامل تھی۔ شوکت خانم جو اب شوکت اعظمی بن گئی تھیں کہ والد اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد حیدرآباد واپس چلے گئے اور ان کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہر کامریڈ کو 30 روپے ماہانہ کھانے کے پیسے دیتی تھی۔ شوکت کیفی چونکہ ممبر نہیں تھی، اس لیے انہیں یہ 30 روپے نہیں مل سکتے تھے، بلکہ انہیں اپنی طرف سے 30 روپے ماہانہ پارٹی کو دینا ہوتے تھے۔ کمیون میں ان کے رہنے کی جگہ کیسی تھی، اس کے بارے میں شوکت اعظمی کی یہ تحریر دیکھیے۔ کیفی کا کمرہ دیکھا، ایک جھلنگا سا بان کا پلنگ، اس پر ایک دری، گدا، چادر اور تکیہ، ایک طرف چھوٹی سی میز، کرسی، اس پر کتابیں، اخباروں کا ڈھیر، چائے کا مگ اور ایک گلاس۔ مجھے اس کمرے کی سادگی پر بہت پیار آیا۔ میں نے دل میں سوچا، ٹھہر جاؤ، میں اس کمرے کو ایسا بنا دوں گی کہ اس کمرے کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ غربت اور خوابوں کے درمیان رہتے ہوئے 24 اپریل 1948 کو کیفی اعظمی کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام خیام رکھا گیا۔ لیکن تقسیم کے بعد کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا پر ایک طرح کا زوال آ گیا تھا۔ سجاد ظہیر پاکستان چلے گئے تھے، پی سی جوشی کی جگہ بی ٹی ریندوے پارٹی کے نئے صدر بن گئے تھے۔ ادھر ہندوستان میں جواہر لال نہرو نے سوشلسٹ نظریات کے مطابق حکومت چلا کر کمیونسٹ پارٹی کا زور توڑ دیا تھا اور اس پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر اس کے قانونی وجود کو ہی ختم کر دیا تھا۔ کامریڈوں کے تیور بھی بدل گئے۔ مار توڑ کی وجہ سے پارٹی بین ہو گئی، بہت سے کارکن گرفتار ہوئے، کیفی کے نام کے بھی وارنٹ نکل آئے، انہیں انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا۔ کمیون کے علاوہ ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، سو شوکت کیفی بمبئی سے حیدرآباد چلی گئی۔ ان کا بیٹا خیام 11 ماہ کا ہو چکا تھا کہ اچانک اسے بخار ہو گیا۔ شوکت کیفی ایک ہومیو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، کیونکہ اچھے ڈاکٹر کے علاج کے ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ بہتر علاج نہ ہونے کی وجہ سے 19 اپریل 1949 کو اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ بچے کی وفات کے بعد شوکت کیفی پھر بمبئی آ گئیں۔ پارٹی پر اسی طرح بین تھا، کیفی روپوش تھے اور ان کا پہلا بچہ غربت کی نذر ہو گیا تھا۔ کمیونسٹ پارٹی سے کیفی اعظمی کی وابستگی
उसी तरह कायम थी। पार्टी के लिए काम करते हुए ये लोग पार्टी के असूलों, ज़वाबित और फैसलों के इस हद तक पाबंद थे कि बाद ज़ाती नौइयत के मामलात के लिए भी पार्टी की इजाज़त की ज़रूरत थी। शौकत आज़मी अपनी बायोग्राफी याद की रहगुजर में लिखती हैं, जब शबाना पैदा होने वाली थी तो पार्टी ने एक मीटिंग में सख्त मुखालफत की। मुझे कहा गया, कैफी अंडरग्राउंड है और तुम्हारी कोई आमदन नहीं है, इसलिए बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, अबार्शन ज़रूरी है। लेकिन मैं नहीं मानी, मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरा एक बच्चा मर चुका था और मुझे दूसरे बच्चे की सख्त ज़रूरत थी। फिर मैं अपने माँ बाप के घर चली गई, जहाँ मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से रखा। 18 सितंबर 1950 को शबाना आज़मी पैदा हुई। शबाना आज़मी की पैदाइश होने वाली थी तो मारूफ लिखारी इस्मत चुगताई ने इस फैमिली की बहुत मदद की। शबाना आज़मी की पैदाइश के बाद भी इस्मत चुगताई के शौहर शाहिद लतीफ़ ने कैफी आज़मी से अपनी फिल्म के गाने लिखवाकर 1000 रुपये शौकत कैफी को हैदराबाद भेजे, जो उस वक्त 1 लाख के बराबर थे। जब शबाना आज़मी 4 माह की हो गई तो ये फैमिली फिर बम्बई आ गई। शबाना आज़मी को शबाना का नाम अली सरदार जाफरी ने दिया। शौकत कैफी ने रेडियो पर काम किया, एस.डी. बर्मन के कोरस गीतों में गाया और बाद अज़ां पृथ्वीराज कपूर के थिएटर पृथ्वी थिएटर में काम शुरू कर दिया, जहां से उन्हें 100 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। शौकत कैफी लिखती हैं, रोज़ सुबह 9 बजे मैं शबाना को कांधे पर लादकर पृथ्वी थिएटर जाती और 2 बजे आकर खाना पकाती। अक्सर बस में आते हुए मेरे पर्स में सिर्फ 10 पैसे होते थे और मेरा दिल धड़कता रहता था, अगर ये सिक्का खोटा निकल आया तो मुझे इन सारे मुसाफिरों के सामने बेइज्जत होकर बस से उतरना पड़ेगा। शौकत कैफी इन सब हालात से गुजरकर इंडियन फिल्म की एक बाकमाल अदाकारा भी बनी। उन्होंने उमराव जान अदा, अंजुमन, गर्म हवा और सलाम बॉम्बे समेत बहुत सी कामयाब फिल्मों में काम किया। सो दोस्तों, ये थे वो हालात जिनमें बॉलीवुड की एक बड़ी अदाकारा की पैदाइश हुई। उनके आदर्शवादी माँ बाप ने उन्हें बड़ी मोहब्बत से परवान चढ़ाया। वो उन्हें दुनिया में आने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कुदरत ने उनका नाम लोहे ज़माना पर रोशन हरूफ में लिख दिया था और उनके नाम का सितारा चमकना ही था। दोस्तों, आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।